Good morning class 6th students. Welcome all to your social studies classes again. Okay. So up till now we have finished chapter number 9 and today we are going to start a new chapter, that is chapter number 10. ठीक है, आज हम लोग एक न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो है आपका चैप्टर नंबर 10। और यहाँ से आपका ये जो चैप्टर है, यहाँ से आपका न्यू यूनिट भी आपकी शुरू हो रही है ना। चलो, तो यहाँ से आपका ज्योग्राफी जो था उसका क्या हो गया, एंड हो गया ज्योग्राफी आपका। अब इस यूनिट में हम लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, किस नाम से समझते हैं, इतिहास। इतिहास मतलब जो हमारे जो पीछे के जो जनरेशन्स हैं उन्होंने क्या किया और उस दौरान क्या हुआ, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे इस यूनिट में। तो इस यूनिट का नाम क्या है, आवर पास्ट द अर्ली टाइम्स। मतलब जो हमारा पास्ट था, भूत था, और जो हम अर्ली टाइम्स दैट मीन्स शुरुआती दौर में हम लोग जो ह्यूमन बींग्स थे वो कैसे थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंट्रोड्यूसिंग हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, ये हो गया आपका चैप्टर का नेम। चैप्टर नंबर 10, इंट्रोड्यूसिंग हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इस चैप्टर में आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा इतिहास के बारे में। और किसके इतिहास के बारे में, पूरे विश्व के इतिहास के बारे में। तो चलिए कुछ इंट्रोडक्शन ले लें। हिस्ट्री इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द इवेंट्स ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है ना, पूरी प्लान्ड स्टडी होती है। किस चीज़ के बारे में, जो चीज़ बीत गया है उसके बारे में। इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ द प्रेजेंट इवॉल्व्ड। इससे हमको क्या पता चलता है कि जो अभी प्रेजेंट हमारा टाइम है, ये कैसे ये समय आया, कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे बदलाव आया। हिस्ट्री के थ्रू हमें जानने से सब पता चलता है ना। चलो, क्या हुआ, देयर वाज अ टाइम व्हेन मैन कुड नॉट स्पीक, रीड, राइट। एक ऐसा समय भी था जब जो मैन था, व्यक्ति जो था, जो हम लोग थे, हम लोग ना बोल सकते थे, ना पढ़ सकते थे और ना ही लिख सकते थे। ही लर्न दोज थिंग्स ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट क्या हुआ, मैन ने अपने आप को इवॉल्व किया। इवॉल्व मतलब वो प्रतिदिन अपने अंदर क्या लाया, बदलाव लाया। और कैसे बदलाव, पॉजिटिव बदलाव, चेंजेस लाया, पॉजिटिव अच्छे बदलाव लाया। और इस वजह से उसने पढ़ना, लिखना और बोलना भी सीख लिया। अब देखो, हिस्ट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया विच मीन्स फाइंडिंग आउट। हिस्ट्री जो शब्द बना है वो कहाँ से आया है, ये ग्रीक वर्ड है जो कि हिस्टोरिया से आया है। हिस्टोरिया मतलब क्या होता है, फाइंडिंग आउट। फाइंडिंग आउट मतलब पता लगाना। तो जो हमारे पुराने पास्ट में जो हो चुका है उसके बारे में तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसीलिए हम लोग इसको हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। Sometimes people question the need to know about things that happened so long ago. Why should we study history? Shouldn't we be interested only in today and tomorrow? कुछ लोग ऐसे भी क्वेश्चंस करते हैं कि हम लोग क्यों पुरानी चीज़ों के बारे में जाने, जो चीज़ बीत चुकी है, क्यों ना हम आज के बारे में और जो हमारा आने वाला कल है उसके बारे में जानें। We all agree our life revolves around our today and tomorrow. But aren't today's happenings tomorrow's history? हम सब इस चीज़ के लिए एग्री करते हैं क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो चीज़ बीत गई उस पर तो निर्भर नहीं करती है, उस पर तो डिपेंड नहीं करती है। अब तो जो चीज़ हमारे सामने आने वाला है हमें वो देखना चाहिए, और जिस चीज़ में हम जी रहे हैं, जो हमारा प्रेजेंट है उस पर होना चाहिए। लेकिन अगर हम इस चीज़ को इस तरीके से सोचें कि जो हमारा आज बीत रहा है ये दिन भी तो हमारा कल हो जाएगा, दैट मीन्स ये भी तो हमारा पास्ट हो जाएगा। तो एवरी वन ऑफ अस इज एडिंग समथिंग बिग और स्मॉल टू आवर ओन हिस्ट्री। तो हम में से सभी लोगों का कुछ ना कुछ सहयोग है हिस्ट्री को बढ़ाने में और हिस्ट्री में कुछ ना कुछ जोड़ने के लिए। जैसे कि अब हम अपनी फैमिली हिस्ट्री में जोड़ रहे हैं ना। अगर आप आज क्या कहे जाओगे कि आप अपने माता पिता के आज बच्चे हो, एंड टू आवर कंट्रीज हिस्ट्री। और फिर क्या आ जाएगा आपको, जब आप बड़े हो जाओगे तो क्या होगा, आप लोग वोट भी करोगे आफ्टर 18 ईयर्स। तो अभी भी आप लोग क्या हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो। तो क्या समझते हैं यहाँ से, हिस्ट्री इज नॉट मेड ओनली बाय सम एंशिएंट पीपल हु लिव्ड hundreds or thousands of years ago.
इट इज़ मेड बाय ईच वन ऑफ अस। तो हिस्ट्री के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम इसके बारे में ये नहीं समझते हैं कि जो हमारी पुरानी सभ्यता थी, जो पुराने लोग थे, उन्होंने हिस्ट्री लिखी है या गढ़ी है। ये तो हम लोग रोज़ प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए लिख रहा है। अपने लिए क्या लिख रहा है? हिस्ट्री लिख रहा है। कॉपी पेन पे नहीं लिख रहा है। उसकी जो जीवन है वही क्या होगी? उसकी हिस्ट्री। Those who study history arrange past events in order of time. They have divided history into the following two periods. तो जो लोग हिस्ट्री को पढ़ते हैं उसको हिस्ट्री को कितने चीज़ों में डिवाइड किया है? दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज प्री हिस्ट्री एंड सेकेंड वन इज हिस्ट्री। प्री मतलब होता है बिफोर, मतलब हिस्ट्री से बिफोर। तो प्री हिस्ट्री इज दैट अकाउंट ऑफ द इवेंट्स अबाउट विच वी डू नॉट गेट एनी इन्फॉर्मेशन इन राइटिंग। प्री हिस्ट्री क्या हो जाएगा? जब हम लोगों को उस चीज़ के बारे में पता नहीं है या फिर हम लोग उसको कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं पाते हैं, मतलब वो हिस्ट्री जो लिखी नहीं गई थी वो क्या हो गई? प्री हिस्ट्री हो गई। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज प्री हिस्टोरिक मैन डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट। जो पहले के लोग थे उन लोगों को लिखने पढ़ने नहीं आता था, तो इस वजह से कोई भी रिकॉर्ड्स हमारे पास नहीं मेंटेन है। बट हिस्ट्री रेफर्स टू द पीरियड अबाउट विच रिकॉर्ड्स इन राइटिंग आर अवेलेबल। और हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जिसके बारे में राइटिंग में, दैट मीन्स वो लिखी गई है कि हाँ ये घटना घटित हुई थी। प्रोटो हिस्ट्री रेफर्स टू अ पीरियड बिटवीन प्री हिस्टोरिक एंड हिस्ट्री ड्यूरिंग विच इफ अ कल्चर और सिविलाइजेशन हैड नॉट येट डेवलप्ड द आर्ट ऑफ राइटिंग, अदर कल्चर्स नोटेड इट्स एग्जिस्टेंस इन देयर ओन राइटिंग्स। और प्रोटो हिस्ट्री एक वो काल है हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बीच में, वो समय है, वो टाइम पीरियड है जब उस टाइम पे जो सभ्यता थी, जो भी कल्चर था, जो भी सिविलाइजेशन था, उसने क्या किया? उसने लिखा तो, लेकिन उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा। क्योंकि उस टाइम पे जो अभी जो लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है, हिंदी इंग्लिश, उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती थी, उस टाइम पे होती नहीं थी। और इस वजह से उन्होंने अपने राइटिंग्स में अपना जो भी लैंग्वेज उस टाइम पे वो लोग यूज़ करते थे उस लैंग्वेज में उन्होंने लिखा है। चलो अब आ जाएंगे सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री पे। अब हिस्ट्री की महत्व, अब हम लोग इतिहास पढ़ते क्यों हैं? इट टेल्स अस अबाउट आवर कल्चर, कि हमारी सभ्यता के बारे में बताता है, इट्स इवोल्यूशन एंड आवर सोसाइटी, और हमें ये भी बताता है कि हम लोग कैसे हमारे अंदर बदलाव आया। विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री वी कैन अंडरस्टैंड द वे सिविलाइजेशंस फ्लरिश्ड एंड इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज वर मेड। हिस्ट्री से हमसे ये पता चलता है कि कैसे सभ्यताएं जो थी वो फ्लरिश हुई, बढ़ी, इन्वेंशंस हुए, डिस्कवरीज हुए। इन्वेंशन और डिस्कवरी मतलब नए नए चीज़ों का खोज, पता लगा। When we understand how several cultures and civilizations interacted with each other, we learn the spirit of tolerance. और जब हम लोगों को ये समझ में आता है कि किस प्रकार से ये सभ्यताएं डेवलप हुई, तो हम लोगों के अंदर एक टॉलरेंस का स्पिरिट जागता है कि हाँ भाई, जो सिविलाइजेशंस थी पहले वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। The nature of present day problems may be seen in the light of history. They also help us find solutions to our problems. और जो अभी जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं वो हमें हिस्ट्री में भी दिखाई पड़ सकती हैं। हिस्ट्री मतलब पुराने दौर में भी वो प्रॉब्लम्स होंगी और उस टाइम पे कैसे उसका सॉल्यूशन निकाला गया था, उससे हम लोग पढ़ के अपना भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। We may learn from past mistakes and apply new or old methods to correct our mistakes. हम लोग अपने पुरानी गलतियों से सीख सकते हैं और नए मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। विस्ता मैन, Herodotus was an ancient Greek historian. He is regarded as the father of history. Very important. Father of history कौन है भाई? Herodotus. क्या लिखोगे? अंडरलाइन करो सबके साथ बुक में, father of history. Very important. फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। देखो इनकी फोटो भी बनी है। एंशियंट ग्रीक हिस्टोरियन है। इन्होंने हिस्टोरियन को क्यों कहा जा रहा है? कि उन्होंने हिस्ट्री लिखी है। अब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि हमें हिस्ट्री मिलती कहाँ से है। इन आवर क्वेस्ट टू नो हिस्ट्री वी नीड टू लुक एट द रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट इवेंट्स। तो जो पास्ट इवेंट्स हैं, जो इवेंट्स जो बीत चुके हैं, जो भूतपूर्व हो गए हैं, वही तो हिस्ट्री हैं। दीज रिकॉर्ड्स आर द सोर्स ऑफ हिस्ट्री। और यही जो रिकॉर्ड्स हैं वो हमारे सोर्स ऑफ हिस्ट्री हैं। द साइंस ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एक्सकेवेटिंग द रिमेन्स ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन दीज लाइन्स, आर्कियोलॉजी एंड
देखो, द साइंस ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एक्सकेवेटिंग द रिमेन्स ऑफ द पास्ट, कहीं कहीं पर देख रहे हो ना, अभी भी न्यूज़पेपर वगैरह में निकलता है, जब खुदाई वगैरह होती है तो वहाँ पर कभी किसी तरीके का स्टोन मिल जाता है, कभी किसी तरीके का रॉक मिल जाएगा, कभी किसी अलग तरीके का पिलर मिल जाता है, तो उससे हमें ये पता लगता है कि पुराने ज़माने में क्या सभ्यता थी। तो इस चीज़ को, इस प्रोसेस को हम लोग आर्कियोलॉजी के नाम से जानते हैं। द एक्सपर्ट्स हु स्टडीड आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट्स, और वो एक्सपर्ट जो इस चीज़ को पढ़ के बता पाते हैं कि हाँ भाई ये इस सभ्यता की चीज़ें हैं, इसको हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या हो जाती हैं, देखो, रिटन अकाउंट ऑफ इवेंट्स, पीपल एंड प्लेसेस, जो कि लिखी गई हैं भाई लोगों के बारे में, जगहों के बारे में, वो हो गई आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हेल्प्स अस टू स्टडी हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट्री मतलब किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में हमें मूलभूत जानकारी होना, बेसिक जानकारी होना। आर्कियोलॉजिस्ट्स केयरफुली एक्सकेवेट प्लेसेस वेयर एंशिएंट पीपल लिव्ड, आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो बहुत ध्यानपूर्वक एक्सकेवेट करते हैं उन प्लेसेस को जहाँ पे पुराने सभ्यता के लोग रहते थे, नहीं तो जो प्रूफ होगा वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। Pots, pottery, tools, weapons used by people of earlier times, ornaments, toys, coins, inscriptions, monuments are few of the things which tells us about the past of a man। ठीक है, तो जो pots पे डिज़ाइंस होते हैं वो हो गया, जो weapons वो लोग यूज़ करते थे, जो हथियार इस्तेमाल करते थे, जो टूल्स का इस्तेमाल करते थे, ऑर्नामेंट्स जिस प्रकार को लोग गहने पहनते थे, औरतें चाहे मर्द जो भी थे, टॉयज़ जो खिलौने होते थे, जो सिक्के हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं। क्या है इंस्क्रिप्शंस, मतलब किसी भी मॉन्यूमेंट पे लिखा हुआ अदर लैंग्वेजेस में, ये सब हमें क्या बता पाता है कि ये इसी सिविलाइजेशन की है, किसी भी पर्टिकुलर सिविलाइजेशन के बारे में वो हमें बताती हैं। तो ये क्या हो गया हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। और फॉसिल रिमेन्स, बरियल साइट्स, ये भी दो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। देखो, द इम्प्रिंट्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स ऑफ ह्यूमन प्रिजर्व्ड इन रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स, दे हैव बीन बरीड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। देखो, जैसे यहाँ पे फॉसिल ऑफ अ डायनासोर बना है। देखो क्या होता है ना कि जब ह्यूमन बींग्स हैं, जैसे हम लोग जब मर जाते हैं तो हम लोगों को क्या कर दिया जाता है, मिट्टी में या तो दबा दिया जाता है, तो क्या होता है, जो बहुत सालों तक जैसे कि जो बरीड एनिमल है, जो ज़मीन में गड़ गया एनिमल हो गया कोई, चाहे फिर कोई ह्यूमन बींग हो गया, ठीक है, वो जब बहुत सालों तक क्या हो जाता है, बहुत साल बीत जाता है उनके मरने के बाद, तो वो क्या बन जाते हैं, फॉसिल्स बन जाते हैं। और फिर उनके भी स्टडी को पढ़ करके उसको भी आर्कियोलॉजिस्ट बता सकते हैं कि ये कौन सी सभ्यता के हैं। जैसे यहाँ पे फॉसिल ऑफ अ डायनासोर बना है। अब डायनासोर आज तो है नहीं, बहुत पहले हुआ करता था, लेकिन उसका फॉसिल आज भी है। दे आर नॉर्मली फाउंड बाय द रिमेन्स ऑफ द हार्ड बॉडी पार्ट्स, ठीक है, बचे कुचे जो हार्ड बॉडी पार्ट्स हैं हमारे भीतर, जो हड्डियाँ हैं, उससे जो बचे कुचे जो चीज़ें होती हैं उससे फॉसिल्स बनते हैं। जैसे कि हड्डी हो गया, स्कल्स विच लीव अ परमानेंट मार्क ऑन द रॉक ओवर द ईयर्स, जो कि ज़मीन पे, रॉक पे, चट्टानों पे क्या कर देते हैं, जिंदगी भर का दाग छोड़ देते हैं। जैसे कि फॉसिल्स ऑफ डायनासोर्स हेल्प्स इन डिटर्मिनिंग द एरा व्हेन दे रोम द अर्थ, तो डायनासोर के फॉसिल से हमें ये पता चल जाता है कि कितने समय पहले का ये डायनासोर मरा हुआ है, और इस वजह से हमें ये पता चल जाता है कि कितने सालों पहले हमारे पृथ्वी पर डायनासोर पाए जाते थे। Even the burnt remains of food grains and cloth help in finding out early man's way of life। और यहाँ तक जो फूड ग्रेन्स हैं, जो हम लोग खाते हैं, खाद्य पदार्थ, उसके जलने से जो फॉसिल बना या फिर कपड़े सड़ने से जो फॉसिल बना, वो भी हमें बता पाते हैं कि कौन से ज़माने का ये है। बरियल साइट्स, बरियल मतलब गाड़ देना। Favorite places with archaeologists are burial sites as they get a lot of material evidence from such places। आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, उन्हें बहुत सारे सोर्सेज कहाँ से मिलते हैं, बरियल साइट्स, जहाँ पे जैसे गड़ी पड़ी हुई होती है ज़मीन के भीतर। केस स्टडी में आ जाओ, क्वीन पुआबी स्टोन। The royal tomb of Queen Puabi was discovered in Mesopotamia, Iraq around 1934. Puabi, known in Sumerian as Shubat, was identified by several cylinder seals in a tomb. These seals indicate that she was a Nin, another Sumerian word which means queen. तो देखो, रॉयल टूम्ब ऑफ क्वीन पुआबी, जो कि मेसोपोटामिया, प्रेजेंट टाइम में जो कि इराक है, 1934 में वहाँ पे डिस्कवर किया गया था रॉयल टूम्ब, किसका, क्वीन पुआबी का।
पुआबी नोन इन सुमेरियन एज शुभद, सुमेरियन में उनको क्या कहा जाता था, शुभद, वॉज आइडेंटिफाइड बाय सेवरल सिलेंडर सील्स इन हर टूम, उनके टूम में क्या था, बहुत तरीके के सिलेंड्रिकल शेप के सील्स थे। These seals indicate that she was a nin, another Sumerian word which means queen. इस सील से हमें पता चलता है कि वो निन थी। निन माने एक ये भी क्या है, सुमेरियन वर्ड है, इसका मतलब होता है रानी, रानी थी। सर लियोनार्ड वुली, द फेमस ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द टूम्ब ऑफ पुआबी। अब टूम्ब ऑफ पुआबी को जिसने डिस्कवर किया कौन थे, सर लियोनार्ड वुली ने, और उनको इसके लिए क्रेडिट भी दिया गया है। रॉयल सिमेट्री ऑफ उर साइट इन मेसोपोटामिया वॉज एक्सकवेटेड बाय वुली, वुली ने क्या किया, रॉयल सिमेट्री जो कि उर साइट मेसोपोटामिया का था उसको भी एक्सकेवेट किया, मतलब उसमें उन्होंने क्या किया, खोदा। एंड हिज टीम बिटवीन 1922 टू 1934, इस सन के दौरान, इस समय के दौरान उन्होंने उसको एक्सकेवेट किया, खोदा, क्या क्या निकाला, 1800 बरियल्स, 1800 सामान जो कि गड़े हुए थे उन्होंने निकाला। देखो यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, देखो कैसे उसमें एक्सकेवेट कर रहे हैं। सर वुली एंड हिज टीम एट द रॉयल सेमेट्री ऑफ उर, उन्होंने कैसे एक्सकेवेट करके वो नीचे चले गए एकदम ग्राउंड बिलो द अर्थ। इट कंटेन्ड अबाउट 1800 बरियल्स। वुली क्लासिफाइड 16 ऑफ देम एज रॉयल, उन्होंने क्या किया, 16 उसमें के बरियल्स को उन्होंने ये कहा कि ये रॉयल से बिलोंग करते हैं, मतलब राजा महाराजा से, बेस्ड ऑन देयर डिस्टिंक्टिव फॉर्म, wealth and the fact that they contained burials of servants and high-ranking personages along with them. उन्होंने ये बताया कि ये कोई हाई रैंकिंग लोगों से ये बिलोंग करते हैं। Queen Puabi was also buried with 5 soldiers and 13 ladies in waiting who had apparently poisoned themselves or had been poisoned by others to serve their mistress in the next world. देखो कितनी भारी हिस्ट्री पता चल रही है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से, बरियल्स से। देखो गड़ी हुई चीज़ों से, गड़ी गड़ाई चीज़ें कौन से ज़माने की, और आज इन्होंने सब खोद के सारा रहस्य उजागर कर दिया। देखो क्वीन पुआबी जो थी वॉज ऑल्सो बरीड, उनको भी उसमें गाड़ दिया गया था, किसके साथ, 5 सोल्जर्स, 5 सोल्जर्स के साथ में, सोल्जर्स माने सिपाही, एंड 13 लेडीज इन वेटिंग हु हैड अपैरेंटली पॉइजन्ड देमसेल्व्स, और 13 औरतें उनके साथ और गाड़ी गई थी जो कि जहर खा के मरी थी, और हैड बीन पॉइजन बाय अदर्स, या फिर किसी दूसरे ने जहर दे दिया है ना। अब ये तो नहीं पता लगा सकते हैं कि जहर किसी ने दिया है या खुद खाया है, बस ये पता लगा सकते हैं कि वो जहर से मरी थी। टू सर्व देयर मिस्ट्रेस इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। Puabi's tomb was unique among the other excavations not only because of the large amount of high quality and well preserved material goods but also because the tomb had been untouched by looters through the centuries. Puabi tomb अपने आप में यूनिक था, बहुत ही भिन्न था सब tomb से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी और वेल प्रिजर्व्ड मटेरियल गुड्स थे, जो गुड्स थे, जो सामान थे वो बहुत ही वेल प्रिजर्व थे, बहुत बचा करके रखे गए थे, बहुत हाई क्वालिटी के थे। सिर्फ इसी चीज़ के लिए वो नहीं इतना विख्यात था, और क्या था उसमें, हर टूम हैड बीन अनटच्ड बाय लूटर्स थ्रू द सेंचुरीज। 100 साल बीत गए थे और उसके जो टूम है वहाँ पे कोई भी लूटिंग नहीं हुई थी, मतलब कोई लूटपाट नहीं हुई थी। अमाउंट ऑफ ग्रेव गुड्स दैट वुली अनकवर्ड इन पुआबी's tomb was staggering. The tomb featured a vaulted chamber set at the bottom of a deep death pit. Queen was buried lying in a wooden box. क्या हुआ, जो टूम था उसमें एक वॉल्टेड चेम्बर था, सेट एट द बॉटम ऑफ अ डीप डेथ पीट। डीप डेथ पीट मतलब जब हम लोग जैसे कब्र वगैरह नहीं गाड़ते हैं तो एक्सकेवेट किया चीज़ों को, जब खोदा, ज़मीन खोदा तो अंदर क्या मिलता है, एक वुडन बॉक्स मिला, ठीक है। द क्वीन वॉज बरीड लाइंग इन अ वुडन बॉक्स, और उसी वुडन बॉक्स में क्वीन मिली। She was identified by a cylindrical seal bearing her name that was found on her body. और उनको किस तरीके से पहचान कर लिया गया, उनका आइडेंटिफाई कैसे किया गया, एक सिलेंड्रिकल सील के द्वारा, जो कि उनका नाम था, जो कि उनके बॉडी पर लिखा गया था। The seals had been carved in cuneiform pictorial writing and written in Sumerian, the first language of the world. सुमेरियन जो लैंग्वेज, जो पहली लैंग्वेज हमारी दुनिया की, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड क्या है, तो सबसे पहले बोली गई थी पूरे विश्व में, वो है सुमेरियन।
चलो, तो सील्स हैड बीन कार्व्ड इन क्यूनिफॉर्म, उसी लैंग्वेज में सील्स को लिखा गया था। क्वीन पुआबी वोर एन इलैबोरेट एंड मैग्निफिसेंट गोल्डन हेडड्रेस मेड ऑफ गोल्डन लीव्स, रिंग्स विद स्ट्रैंड्स ऑफ लापीज लाजुली एंड कार्नेलियन बीड्स। जो क्वीन पुआबी थी उन्होंने क्या क्या पहन रखा था? बहुत बड़े बड़े गोल्डन हेड ड्रेस, सर पे जो पगड़ी वगैरह बांधा जाता है, गोल्डन हेड ड्रेस उन्होंने पहना था, जो कि गोल्डन लीफ से बनी थी। ठीक है, जो सोना होता है उसमें क्या था, वो पत्तियों के आकार से उस पर सजा हुआ था। रिंग्स विद स्ट्रैंड्स ऑफ लापीज लाजुली, जो उनके अंगूठियाँ थी वो उसमें क्या था, स्ट्रैंड्स ऑफ लापीज लाजुली एंड कार्नेलियन बीड्स, बीड्स मैंने मोतियाँ। देयर वॉज अ कॉल टूम्ब ऑफ गोल्ड, वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा टॉल कोम्ब ऑफ गोल्ड, वहाँ पे एक कंघी था, है ना, बहुत बड़ा, जो कि सोने का था। देयर वर चोकर्स, नेकलेसेस एंड अ पेयर ऑफ लार्ज क्रेसेंट शेप्ड ईयरिंग्स, बहुत सारे वहाँ पे नेकलेस थे। ईयरिंग्स मतलब कान में पहनने के लिए जो गहना होता है, वो सब वहाँ पे मिला उनको एक्सकेवेशन के दौरान। हर अपर बॉडी वॉज कवर्ड इन स्ट्रिंग्स ऑफ बीड्स मेड ऑफ प्रेशियस मेटल्स एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स। These strings stretched from her shoulders to her belt. All her fingers were decorated with rings. देख रहे हो क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं हिस्ट्री से, कितना इंटरेस्टिंग है अपने आप में हिस्ट्री। क्या क्या चीज़ें पता कर रही हैं, क्या पता चल रही हैं, कैसे उनकी हमें जो डेड बॉडी थी वो कैसे मिली। हर अपर बॉडी, जो उसका उनका ऊपरी भाग था बॉडी का, was covered in strings of beads, उसको कैसे कवर किया गया था, मोतियों से। मेड ऑफ प्रेशियस मेटल्स एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स, और वो जो मोती थे जो वो बने थे वो किससे बने थे, वो क्या थे, प्रेशियस मेटल्स थे और सेमी प्रेशियस स्टोन्स थे। दीज स्ट्रिंग्स स्ट्रेच्ड फ्रॉम हर शोल्डर्स टू हर बेल्ट, और जो स्ट्रिंग्स थी जो लाइन लाइन से बना हुआ था उनके डेड बॉडी पे, जो प्रेशियस मेटल से बना हुआ था, वो उनके शोल्डर से लेकर उनके बेल्ट तक आ रही थी। ऑल हर फिंगर्स वर डेकोरेटेड विथ रिंग्स, और उनके जो फिंगर्स थे उनको उसके ऊपर सारे फिंगर्स पे अंगूठियाँ से उसको डेकोरेट किया गया था। टूल्स एंड इम्प्लीमेंट, इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, पॉटरी, मॉन्यूमेंट्स, लिटरेरी सोर्सेज, रिलीजियस लिटरेचर, सेक्युलर लिटरेचर, टाइमलाइन, नेम ऑफ द लैंड, ज्योग्राफिकल फ्रेमवर्क, ये हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।